रघु अपनी माँ कौशल्या के साथ एक छोटे से घर में रहता था और घर का खर्च चलाने के लिए जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करता था। रघु के सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी। इसी वजह से रघु की माँ कौशल्या भी रघु की शादी के लिए बहुत चिंतित रहती थी। रघु, पंडित जी तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लाए हैं। नाम है कमला। मुझे तो बड़ी पसंद आई। एक बार तू भी उसकी तस्वीर देख ले, फिर पंडित जी लड़की वालों से बात कर लेंगे। रघु बेटा, लड़की वालों के पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारे बहुत गरीब हैं, पर हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, बहुत ही गुणवती है। पंडित जी, लड़की अगर माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और बाकी रही बात दहेज की, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। पर आप भी लड़की वालों से कुछ मत छुपाना। पंडित जी, आप भी उनको बोल देना कि मैं जमींदार साहब के खेतों में काम करता हूँ और रोजाना का ही थोड़ा बहुत कमाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैंने उन्हें बोल दिया है। उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मैं आज ही लड़की वालों से बात करके सारी खबर देता हूँ। पंडित जी लड़की वालों से बात करते हैं और फिर रघु और कमला की शादी तय हो जाती है। बहन जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम बच्चों की शादी खेत में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हमारे खेत की जमीन ही अपनी है, जहाँ पर हम शादी कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करो। अगर आपको इस काम में सहूलियत है तो हम बच्चों की शादी खेत में ही करेंगे। आप खेत में ही शादी का प्रबंध कर लो। बस अब हम भी जल्द ही बारात लाने की तैयारी करते हैं। मैं आप सबके लिए मिठाई लाती हूँ। कमला और रघु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सब लोग रघु की शादी में पहुंचते हैं, पर शादी की व्यवस्था खेत में देखकर बाराती बातें बनाने लगते हैं। ये लो, कर लो बात। खेत में कौन शादी करता है? शादी के लिए तो धर्मशाला, बड़े बड़े विवाह स्थल होते हैं, पर खेत में तो शादी पहली बार देखी है। क्या लड़की वाले इतने गरीब हैं? लगता तो ऐसा ही है। अरे रघु भी कौन सा अमीर है, जमींदार साहब के खेत में मामूली सा नौकरी तो है। अब उसे भी कौन सा पैसे वाले घर की लड़की मिलने वाली थी। ये तो उसकी किस्मत है जो उसकी शादी हो गई, वरना कुंवारा ही रहता। रघु ने बारातियों की बातों को सुन लिया, ने बारातियों का मुंह चुप करा दिया। मैं जानता हूँ आप सभी बाराती मेरे साथ मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। आप सब ने मेरी शादी में आकर मेरा मान बढ़ाया है, पर आप सब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। मैंने आप सब में से कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है, जिन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि शादी खेत में हो रही है तो वो अगली बस पकड़कर वापस गांव जा सकते हैं, पर जाते जाते खाना जरूर खाकर जाना। अरे अरे रघु बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे कमला बेटी के परिवार वालों ने शादी के बहुत अच्छे इंतजाम किए भाई। है ऐसा लग ही नहीं रहा कि शादी खेत में हो रही है कि नहीं? किसी और को परेशानी है तो वो यहाँ से जा सकता है भाई। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो बेटा। हाँ, हम जो है हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ। जिन्होंने थोड़ी देर पहले बात की थी उनका मुंह चुप हो गया और फिर रघु और कमला की खेत में शादी संपन्न हो गई। कमला, मेरे से शादी के बाद तुम खुश तो हो ना? मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना होने दूं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप पति के रूप में मिले। मैं जानती हूँ आप मुझे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दोगे। ये तो मैंने शादी के फंक्शन में ही देख लिया था, जब आपने बारातियों के सामने हमारा मान बढ़ाया था। रघु और कमला भी बात कर ही रहे थे कि तभी कौशल्या आ जाती है। कमला बहू, कल तुम्हें मायके जाना है पगफेरे की रस्म के लिए। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारे चाचा का बेटा तुम्हें लेने के लिए आएगा, फिर उसके बाद शाम के समय रघु तुम्हें वापस ले आएगा। अगले दिन कमला अपने भाई के साथ पगफेरे की रस्म के लिए मायके आ जाती है। शाम को कमला की सहेली उषा उसे मिलने आती है और दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। कमला को पता ही नहीं चलता कि जो बातें वो अपनी सहेली से कर रही है उसे दरवाजे के पास खड़ा रघु, जो उसे लेने आया था, सुन चुका है। तो रघु जीजा जी को कह देना ना कि तुझे पहाड़ों पर ले जाए। तेरा तो बहुत मन था कि शादी के बाद तू हनीमून के लिए पहाड़ों पर जाए, तो अपने दिल की बात कह देना। क्या पता वो तेरी बात मान ही ले। नहीं नहीं उषा, पहाड़ों पर जाने का बहुत खर्चा है। मैंने सुना है बहुत सारे पैसे चाहिए पहाड़ों पर घूमने के लिए। आने जाने का किराया, रहने के लिए होटल क्या, कमरे का खाना पीना बहुत महंगा है। और तू जानती है रघु जी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम ऐसी महंगी जगह पर घूमने जा सके। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने मन की बात मन में ही रहने देती हूँ। चल कोई बात नहीं, तेरा ये सपना सपना ही रह गया।
कमला का उतरा हुआ चेहरा रघु देख चुका था। तभी कमला की नजर रघु पर पड़ती है। उसे नहीं पता था कि रघु सब कुछ सुन चुका है और रघु भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करता है। अरे, आप कब आए? बस अभी आया। आप दोनों बातें करो, मैं चाची जी को बोलकर चाय लेकर आती हूँ। कुछ देर सबके साथ बैठकर रघु कमला के साथ घर लौट आता है, पर रघु के मन में वही बात घूम रही थी। रघु चाहता था कि वो कमला का सपना पूरा करे, उसे पहाड़ों पर हनीमून के लिए ले जाए। रघु जानता था कि वो जमींदार के खेतों में खेती करके इतनी जल्दी इतने सारे पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए उसने एक बार रिस्क लेकर फिर से कुश्ती लड़ने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लिया। अरे रघु, तू फिर से कुश्ती प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना चाहता है रे? जबकि तू जानता है कि कुश्ती लड़ने से तेरे पेट में दर्द होता है यार। मोहन, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। मुझे तेरी भाभी का सपना पूरा करना है यार। उसे पहाड़ों पर हनीमून के लिए लेकर जाना है, इसलिए मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है। बस कल मैं प्रतियोगिता जीत जाऊंगा और कमला का सपना पूरा करूंगा। अगले दिन रघु कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। वो इनाम की धनराशि तो जीत जाता है, पर उसका पेट दर्द फिर से शुरू हो जाता है। रघु का दोस्त उसे अस्पताल लेकर जाता है। कमला और कौशल्या दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें भी सारी बात पता चल चुकी थी। आपने मेरा सपना पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कमला, मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। रघु बिल्कुल ठीक है, बस ध्यान रहे कि अब कुश्ती प्रतियोगिता नहीं करनी, समझ गए? जी डॉक्टर साहब, अब तो मैं कान पकड़ता हूं, कभी नहीं करूंगा। तूने तो हमें डरा दिया था रघु, आज के बाद ये सब बिल्कुल मत करना। हाँ, नहीं करूंगा। अच्छा, अब पहाड़ों पर हनीमून के लिए तैयारी कर लो। मैंने बस की टिकट बुक कर दी है। माँ, हम लोग 1 हफ्ते बाद पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जरूर जाओ मेरे बच्चों, खूब घूम फिर कर आना, खूब मजे करना, दोनों सदा खुश रहो। कुछ देर बाद रघु अस्पताल से घर आ जाता है और 1 हफ्ते बाद रघु और कमला पहाड़ों पर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कमला बहुत खुश थी। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दूं। बड़ी मुश्किल से तो दोनों का रिश्ता तय किया है आपने। पंडित जी, माँ ने बिल्कुल सही कहा। रिश्ता ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग गया कि छोटे वाले भाई की भी उम्र निकलती जा रही है शादी की। आप लोगों ने मुझे पहले बताया ही नहीं। अगर मुझे एक बार खबर कर देते तो मैं उसी वक्त शादी तय कर देता दोनों की। मेरे पास तो रिश्तों का भंडार पड़ा रहता है। पंडित जी, आपके पास भंडार पड़ा रहता है वो तो हमें पता है, लेकिन मेरे दोनों बेटों की शादी इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि जब तक ये अपने पैरों पर ना खड़े हो जाएं तब तक शादी नहीं करेंगे। हाँ पंडित जी, नौकरी मिलने में इतना टाइम तो लगा, लेकिन जब नौकरी मिली तब हम दोनों की नौकरी एक साथ एक ही दिन लग गई। हम दोनों एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे। जब अभी तक सारे काम हम दोनों भाइयों के एक साथ ही हुए हैं तो शादी भी एक ही दिन रख लेते हैं। खर्चा भी बच जाएगा और बार बार लोगों को बुलाने का झंझट भी नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं एक ही तारीख निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा? इतना कहकर पंडित जी चले गए। इधर अजय और विजय दोनों ही पंडित जी का इंतजार करने लगे क्योंकि दोनों का ही शादी करने का बड़ा मन था। यार विजय, 1 हफ्ता निकल गया, पंडित जी ने अभी तक शादी की डेट नहीं बताई। अब यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। आज अगर पंडित जी ने शादी की डेट फिक्स नहीं की तो हम लोग उन्हें खुद फोन कर लेंगे या फिर उनके घर चलेंगे। तभी अचानक पंडित जी वहां पर टपक पड़े। अजय और विजय तुरंत पंडित जी की तरफ भागे। अरे क्या कर रहे हो पंडित जी? 1 हफ्ता हो गया, अभी तक आपने कोई डेट डिसाइड नहीं की। अरे बेटा, शादी की शुभ तारीख निकालना कोई बच्चों का काम नहीं है। खैर परेशान मत हो, मैंने शादी की डेट डिसाइड कर ली है। अगले महीने की 5 तारीख को तुम दोनों की शादी है, बधाई हो। इतना सुनते ही अजय और विजय खुशी से नाचने लगे। उनके माँ बाप ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अभी तो ये दोनों बहुत खुश है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि शादी के बाद ये खुशियां इनसे छिनने वाली हैं। आपके कहने का क्या मतलब है? शादी के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे साथ? तो इसी तरह की खट्टी मीठी नोकझोंक के बाद वो दिन आ ही गया जब अजय और विजय की शादी राधिका और निहारिका से होने वाली थी। लेकिन राधिका और निहारिका ने एक जिद ठान रखी थी। भैया, आप लोगों ने जहाँ भी हमारा रिश्ता फिक्स कर दिया, हम लोगों ने हाँ कर दी, लेकिन अब आप लोगों को भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलो बहनों, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे बताओ तो क्या चाहिए?
भैया मैंने और राधिका दीदी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमारी विदाई डोली में होगी, ना कि किसी कार में। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, दुल्हन डोली में बैठकर जाती है और उनके दोनों भाई डोली पकड़कर उठाते हैं। ये वाला माहौल देखने के लिए तो हमने शादी के लिए हाँ किया है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कहीं ना कहीं से आज डोली का इंतजाम करके ही आऊंगा। तुम दोनों जाओ, कहीं से भी डोली ढूंढ कर लाओ। तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, अपने बहनों की कम से कम ये ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकते हो। उसी वक्त ही राधिका और निहारिका के दोनों भाई बाजार निकल गए। आजकल के टाइम पर डोली मिलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने बहुत दूर किसी गांव में बड़ी मुश्किल से एक डोली ढूंढ निकाली। भाई साहब, हम बहुत दूर से आए, पूछते पूछते हम आप तक पहुंचे। हमारी दो बहनों की शादी एक साथ है और उनकी ये तमन्ना है कि उनकी विदाई डोली में हो, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही डोली है। अरे ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि मेरे पास एक डोली अभी बची हुई है। आजकल के टाइम पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बारात ले जाते हैं भाई। भैया बड़ी मुश्किल से हमें एक डोली मिली है, चलो यही लेकर चलते हैं। ये डोली मैंने बहुत ही अच्छी कारीगरी करके बनाई है। जैसे 2 मंजिला बसें होती है ना, ये डोली भी वैसी ही है। इसमें ऊपर अपनी एक बहन को बैठा देना और नीचे दूसरी बहन को बैठा देना। अरे भाई साहब, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। तो इस तरह अजय और विजय को 2 डोली तो नहीं, लेकिन एक डोली ऐसी मिल गई जिसमें दोनों बहनें या फिर होने वाली देवरानी जेठानियां बैठ सकती थी। रात में अजय और विजय की बारात आ गई और शादी की सभी रस्म और रिवाज रात भर चलते रहे। लेकिन जब सुबह बारी आई विदाई की, तब बाहर सिर्फ एक डोली ही थी। ऊपर निहारिका को बिठाया गया और नीचे राधिका को। अरे दीदी, ये कैसा मजाक है, ऊपर मैं और नीचे आप, ऐसा तो आज तक कभी सुना ही नहीं। अरे बहन, मेरे वजन से तो डोली का बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा है कि ऊपर तू बैठी है, मैं ऊपर बैठती तो मेरे वजन से पूरी डोली पलट जाती। अरे भाई, ये क्या विदाई है, ऊपर देवरानी नीचे जेठानी। अरे कहीं डोली ने ऊपर वाली को गिरा दिया तो? अरे भाई, डोली को तो जिम भेजना पड़ेगा है? एक साथ 2 बहुओं का वजन कैसे उठाएगी? हंसी ठिठोली कर लो अभी, बाद में जब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी तब सबकी खबर लूंगी। अरे भाई, आज तो हमारी शामत आ जाएगी। हमारी छोटी बहन ऊपर बैठी है, अगर धोखे से नीचे गिर गई तो? सही कह रहे हो भाई, ऊपर से शादी का वजन, नीचे से बहुओं का वजन। भगवान हमारी रक्षा करे। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों जा रही हो, मेरा घर सोना हो जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हो बहन जी? आज से इनकी 2 माएं हो गईं, एक आप और एक मैं। माँ जी, आप हमें ऐसे मत रोको, हमें भी तो ससुराल जाना है। सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी हमारा ससुराल यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है। कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में। माँ जी, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, बस थोड़ा वजन कम करके वापस आ जाऊंगी। अरे संभाल के, ऊपर निहारिका तो ठीक है, पर नीचे अगर मैं गिर गई तो सीधा जमीन पर जाऊंगी। दोनों भाई डोली लेकर किसी तरह चलने लगे। डोली डगमग डगमग हिलने लगी। दोनों बहनें यानी देवरानी जेठानी घबराने लगी। दीदी आप ध्यान रखना, कहीं डोली पलट न जाए। खैर, दोनों भाई किसी तरह डोली को लेकर आगे बढ़ने लगे। वो काफी दूर तक पहुंच गए। भाई, दोनों बहनों का वजन तो बहुत ज्यादा है, अब रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी चलो ताकि जल्दी से इसकी ससुराल पहुंच जाए। बिल्कुल सही बोला छोटे। अरे भाई, थोड़ा आराम से, नीचे मैं हूँ, कोई ऊपर निहारिका को दिख नहीं रहा होगा। तभी अचानक गांव में रास्ते में एक पुलिया पड़ गई। अब डोली को वो पुलिया पार करना बहुत खतरनाक हो सकता था। दोनों देवरानी जेठानी नदी में भी गिर सकती थी। अरे भाई, ये पुलिया तो बहुत छोटी है, डोली कैसे गुजरेगी? ऊपर निहारिका बैठी है, वो तो किसी तरह फिर भी बच जाएगी। सोच राधिका दीदी का क्या होगा, अगर जरा भी डोली हिली तो राधिका दीदी सीधा नदी में जा गिरेंगी। भैया आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो, हमें डर लग रहा है। किसी तरह दोनों भाई डोली लेकर नदी के पुल पर चढ़ गए और आगे की ओर बढ़ने लगे। दीदी संभालो, डोली गिर रही है, अगर मैं नीचे गिर गई तो पूरे गांव में तमाशा हो जाएगा। कोई मुझे बचाओ, नीचे बैठी हूँ मैं। दीदी आप ठीक हो? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर तो लग रहा है पर तू ऊपर है तो कम से कम तुझे कोई चोट नहीं आएगी, पर मैं अगर जरा भी डोली के बाहर निकली तो फिसलकर सीधा नदी में गिरूंगी। भैया संभाल कर ले चलो। अरे हम दोनों भाई तुम दोनों के साथ मजाक कर रहे थे। जब तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुम दोनों की डोली को थाम रखा है तो भला कैसे हम तुम्हें गिरा सकते हैं? इस नदी में कूदकर हम भले ही अपनी जान दे दें, लेकिन अपनी बहनों को कुछ नहीं होने देंगे। इतना भरोसा रखो अपने भाइयों पर। खैर, किसी तरह दोनों भाइयों ने वो नदी पार करा दी और फाइनली ससुराल पहुंच गए। भैया, डोली में विदाई होना कितना शानदार लगता है ना। और हम दोनों आज सबसे ज्यादा अपने भाइयों से खुश है क्योंकि आप दोनों ने हमारी इच्छा पूरी कर दी।
हाँ भाई, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आज के टाइम पर भी हमारी विदाई डोली से होगी, लेकिन आपने हमारी इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे पूरी ना करते बहन? अगर हम डोली नहीं लाते तो तुम दोनों शादी ही नहीं करती और उस घर से निकलती भी नहीं। हम दोनों ने तो तुम्हें उस घर से भगाने के लिए डोली की व्यवस्था की थी। भैया मुझे पता है कि आप दोनों मजाक कर रहे हो। दोनों भाई हंसी मजाक करके अपने गम को भुलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी दोनों बहनों ने पहचान लिया कि दोनों भाई उनकी शादी होने पर दुखी हैं। जीवन में विदाई का पल हमेशा भावुक होता है, चाहे वो कितना भी मजेदार क्यों ना हो। आज देवरानी और जेठानी दोनों ने अपने सफर की शुरुआत की और इस सफर में हंसी और प्यार के साथ दोनों की शादी हो गई। अब निहारिका और राधिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी, क्योंकि उनके सास ससुर और दोनों के पति भी बहुत समझदार और सुलझे हुए थे। अरे बेटी, तुझे कहा था दिन में जंगल से लकड़ियां ले आया कर। अब चूल्हा जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, ये मशाल लेकर जंगल से लकड़ियां ले आऊंगी। अब जाएगी, पता है ना शाम होते ही जंगली जानवर बाहर आ जाएंगे। आप चिंता मत करो, आप ही तो कहते हो ना मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर लकड़ियां ले आती हूँ। सुजाता अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ जंगल में बने अपने घर में रहती थी, लेकिन आए दिन उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लकड़ियां लेने जाने के लिए जंगली जानवरों का खतरा, तो साथ ही राशन पानी और दवाई के लिए भी काफी दूर जाना पड़ता। अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उन्हें जंगल में रहने की आदत हो जाती है। कुछ देर बाद सुजाता जंगल से लकड़ियां लेकर लौट आती है। बेटी तू मशाल बाहर रख दे, कहीं रात को कोई जंगली जानवर ना आ जाए। नहीं बाबा, मैंने पहले ही मशाल बाहर रख दी और लकड़ियां भी ले आई। साथ में आपके लिए ये जड़ी बूटी लाई हूँ, इससे देखना आपका जुकाम कैसे ठीक हो जाएगा। इसे पीते ही आपका जुकाम छूमंतर हो जाएगा। जीती रह बेटी। चलो बेटी अब खाना खा लो, मैंने साग बनाया है। ये तो भला हो हमारी सुजाता का, जिसके कारण हमें जंगल में इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सुजाता ने अपने घर के आगे ही सब्जियों की क्यारी लगा दी थी, जिससे उन्हें सब्जियों के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। साथ ही जंगल से लकड़ियां काट कर वो शहर में अपने पिता के साथ बेचती भी थी। लेकिन अब सुजाता की शादी की उम्र हो गई थी। उसके लिए एक रोज पहाड़ों से रिश्ता आया, जिसके लिए झट से उसके परिवार वाले मान गए। मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी को पहाड़ों का ससुराल मिला है। अब तू पहाड़ी जिंदगी जिएगी और खुश रहेगी। लेकिन माँ, मुझे आप लोगों की चिंता सताती रहेगी। मैं वहाँ पहाड़ों में रहूंगी और आप यहाँ जंगलों में। बेटी, हम लोगों को तो अब आदत हो गई है यहाँ जंगल में रहने की। मैं तो तेरे लिए खुश हूँ। हाँ, माना कि पहाड़ों में ठंड होती है, लेकिन कम से कम तू वहाँ जंगली जानवरों से तो बची रहेगी। ऐसे ही समय बीतता है और सुजाता ब्याह कर अपने पहाड़ी ससुराल कसोल आ जाती है। लेकिन पहाड़ों में आकर उसे काफी ठंड लगने लगती है। ओह, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। इतनी ठंड तो मैंने कभी नहीं देखी। तू घबरा मत बहू, तू अभी पहाड़ों में आई है ना, इसलिए तुझे ज्यादा ठंड लग रही है। खैर कोई बात नहीं, तू चूल्हे के पास बैठ, मैं तब तक तेरे लिए गर्म कपड़े निकाल देती हूँ। आशा गर्म कपड़े लेकर अपनी बहू को देती है। उसे पहनकर अब सुजाता को थोड़ा आराम मिलता है। पहाड़ चढ़कर आई सुजाता काफी थक गई थी, इसलिए वो बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। फिर अगली सुबह, बहू आज तेरे पहाड़ी ससुराल में पहली रसोई की रस्म है। बाहर घर के नीचे ढलान है ना, उसके नीचे कुछ सब्जियां लगी हैं। जा वहीं से तोड़ कर ले आ और कुछ बना ले। ठीक है माँ जी। सुजाता जैसे ही ढलान के पास सब्जियां तोड़ने जाती है तो उस ढलान को देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, यहाँ तो ढलान के आजू बाजू में कितनी गहरी खाइयां हैं। अगर जरा भी पैर फिसला तो इंसान की एक पसली तक ना बचे। बड़ा फूक फूक कर कदम रखना होगा। सुजाता बड़े आराम से उस ढलान से उतरकर सब्जियां तोड़ कर ले आती है। वो जैसे ही सब्जियां लेकर ऊपर आती है तो बर्फ पड़ने के कारण उसका आंगन में पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ओए माँ, अब मेरी कमर, लगता है अब तो टूट ही गई। फिर जैसे तैसे वो अपनी कमर पकड़कर रसोई तक जाती है और चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने लगती है। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता है, लेकिन अब तो उसे हर छोटे बड़े काम के लिए उस पहाड़ी ससुराल में बड़ी तकलीफ होने लगी। पहाड़ी चढ़कर उतरकर उसे सामान के लिए दूर जाना पड़ता। उफ, इस पहाड़ी ससुराल में तो मैं 2 महीने में ही परेशान हो गई। ऊपर से यहाँ आए दिन तो मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, उससे चोट लगती है सो अलग। इससे तो अच्छा मेरा जंगल वाला मायका ही था, कम से कम ये सब तो नहीं सहना पड़ता था। लेकिन अब कोई रास्ता भी तो नहीं है।
लगता है अब मुझे इन पहाड़ी ससुराल में रहने के लिए अपने ही जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। फिर कुछ दिन बाद, अरे सुजाता, ये तुम क्या कर रही हो? ये इतने सारे लोहे की कीलें और जूते, इनसे तुम क्या करोगी? आपको याद है मैं उस दिन उस बर्फ में गिर गई थी और एक बार माँ जी भी गिर गई थी, तो बार बार गिरने और चोट लगने से बचने के लिए ये मैं कील के जूते बनाऊंगी। कील के जूते कैसे बहू? माँ जी बस आप देखते जाइए। सुजाता अब सबके जूतों से सोल निकालकर उसके अंदर कील ठोक देती है, जिससे अब उन्हें बर्फ में चलने में आसानी हो जाती है और अब वो बर्फ में फिसलने से बच जाते हैं। अरे वाह बहू, तेरा जुगाड़ तो बड़ा कमाल का है। अब तो इस बर्फ पर चलने के साथ साथ मैं इस पर दौड़ भी सकती हूँ, ये देख। ये कहकर आशा देवी यहाँ से वहाँ भागने लगती हैं। उसे बर्फ पर ऐसे भागता देख उनकी पड़ोसन वहाँ आती है। वाह आशा, तू तो इस बर्फ पर कैसे भाग रही है, लेकिन फिर भी फिसल नहीं रही। अरे ऐसा कौन सा जादू टोना सीख लिया तूने? ये कोई जादू टोना नहीं है काकी, बल्कि मेरा जुगाड़ है। आप भी इन जूतों को पहनकर देखिए, आप भी नहीं गिरेंगी। विमला जैसे ही वो जूते पहनकर देखती है तो वो बहुत खुश होती है। वो तो यहाँ से वहाँ लहराते हुए, दोनों बाहें फैलाए हुए गाना गाते हुए भागती है। मैं चली बनके हवा। बड़ा मजा आ रहा है बहू, तू मेरे जूतों को भी ऐसा ही बना दे। जी काकी। आशा और सुजाता उसको देखकर हंस रही थी। कुछ दिन बाद, अरे आपको तो चोट लग गई। पहाड़ों में चढ़ते उतरते तो ये सब होता ही है सुजाता। मैं दवाई लगा देती हूँ, लेकिन बहू मरहम तो घर में खत्म हो चुका है। पहाड़ों में रहने का सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि जब भी जरूरत होती है तो दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। मोहित बेटा तू बैठ, मैं तुझे हल्दी आटे का लेप लगा देती हूँ। सुजाता को याद आता है कि वो कैसे अपने जंगल वाले मायके में जड़ी बूटियों का लेप बनाकर रख लेती थी। अगले दिन वो जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठी करके ले आती है, फिर उनकी दवाइयां बनाकर अपने पति को लगाती है। अपनी बहू की समझदारी देख आशा देवी बहुत खुश होती हैं। अब ऐसे ही सर्दियां और भी बढ़ जाती हैं, जिस कारण पहाड़ों से आने वाला पानी भी जम जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि घर में पानी की बूंद तक नहीं होती। प्यास के मारे गला सूख रहा है, लेकिन पानी की बूंद तक नहीं है। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। सुजाता बाहर पड़ रही बर्फ पतीले में भर कर ले आती है, फिर चूल्हे की आंच पर उसे पिघला देती है, जिसके बाद उस पानी को छान कर रख लेती है और सबको पीने को देती है। वाह मेरी जुगाड़ू बहू, तू तो बड़ी कमाल की है। अब सुजाता इसी तरह अपने जुगाड़ से कुछ न कुछ करती रहती। कभी वो लकड़ी के हीटर बना लेती, तो कभी भेड़ की ऊन से गर्म स्वेटर और टोपी, जिससे अब उनके काफी पैसे भी बच जाते। साथ ही ये सब जुगाड़ वो सभी गांव वालों को भी बताती है, जिससे सबको खूब मदद मिलती है। सुजाता की समझदारी देख गांव के लोग उसे गांव का प्रधान बना देते हैं। अब सुजाता और उसके ससुराल वाले सभी बहुत खुश थे।